स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये नाम सुनते ही हमारे मन में इस बैंक के खराब सर्विसेज और एम्प्लॉयज के बैड बिहेवियर आते हैं, क्योंकि लंच टाइम का बहाना बना के घंटों गायब रहना और छोटे से छोटे काम के लिए भी अपने कस्टमर्स को अलग अलग काउंटर पर भेजना, ये सब एसबीआई के सभी ब्रांचेस का डेली का काम है। लेकिन दोस्तों, सबसे सरप्राइजिंगली बात तो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में रिलायंस का नेट प्रॉफिट जहां 16,011 करोड़ रुपए था, वहीं एसबीआई का नेट प्रॉफिट 18,537 करोड़ रुपए था। यानी कि एसबीआई ने एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। पर ऐसा हुआ कैसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे भारत का इतना बड़ा बैंक बना है? आखिर किस तरह आज से 218 साल पहले अंग्रेजों ने इस बैंक को हमारे ही खिलाफ शुरू किया था? तो आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ दोस्तों, ये वही बैंक है जिसके 9,990 करोड़ रुपए लेकर विजय माल्या फरार हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ये इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। अब वैसे हम से ज्यादातर लोगों का तो इस बैंक में अकाउंट होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बैंक की शुरुआत कब और क्यों की गई थी? एक्चुअली दोस्तों, इस बैंक को अंग्रेजों ने इसलिए शुरू किया था ताकि वो उनके खिलाफ खड़े होने वाले भारतीयों को मौत की गहरी नींद में सुला पाए। इस बैंक की शुरुआत 2 जून 1806 यानी कि आज से लगभग 218 साल पहले की गई थी, और उस समय इस बैंक का नाम बैंक ऑफ कलकत्ता रखा गया था। लेकिन दोस्तों, इस बैंक का उस समय कोई प्रॉपर ऑफिशियल नेम नहीं था, इसलिए इसे बाद में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम दे दिया गया। लेकिन इसके बाद इस बैंक का नाम 2 जनवरी 1809 में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया, जिसके बाद 1862 में इस बैंक की ब्रांचेस पटना, मिर्जापुर और बनारस में स्टैब्लिश की गई, और बाद में 1861 के दौरान पेपर करेंसी एक्ट को लॉन्च कर दिया गया, और बैंक ऑफ बंगाल इकलौता ऐसा बैंक था जिसे अंग्रेजों के दौर में नोट जारी करने का अधिकार मिला। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि बैंक ऑफ बंगाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, इसके पीछे की स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों, 27 जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बंगाल के साथ साथ 2 और बैंक्स, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया, जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। फिर 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तो इंपीरियल बैंक पहले की तरह ही अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देता रहा। लेकिन 1955 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके 60% हिस्से को अपने अंडर में ले लिया, और फिर 30 अप्रैल 1955 में इस बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और फिर आगे चलकर 1969 से 1985 तक एसबीआई ने बैंक ऑफ बिहार, नेशनल बैंक ऑफ लाहौर, कृष्ण राम बलदेव बैंक और बैंक ऑफ कोचीन को एक्वायर कर लिया। साथ ही एसबीआई ने उन 7 रीजनल बैंक्स को भी मर्ज कर लिया जिनकी शुरुआत कभी उन स्टेट्स के राजाओं ने की थी। इस तरह से आज एसबीआई 23% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बैंक को वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर में भी गिना जाता है, क्योंकि ये बैंक अकेले ही 2.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। लेकिन दोस्तों, अगर एसबीआई बैंक के रिव्यूज या फीडबैक चेक की जाए तो एसबीआई के रिगार्डिंग इंटरनेट पर नेगेटिव रिव्यू ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एसबीआई एक मोस्ट ट्रस्टेड बैंक है जिसके पास 48 करोड़ से भी ज्यादा के कस्टमर्स हैं। इस बैंक की सर्विसेज से परेशान रहने के बावजूद भी लोग एसबीआई को ही क्यों चुनते हैं? चलिए अब इसके पीछे के रीजंस भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए भी 22,400 से भी ज्यादा ब्रांचेस खोल रखी है, और साथ ही 65,000 से भी ज्यादा एटीएम्स और लगभग 72,000 सीएसपीज यानी कि कस्टमर सर्विसेज पॉइंट, जो कि इस बैंक को अलग अलग गाँव तक पहुँचाता है। इतना ही नहीं, अगर बात करें फॉरेन मार्केट की, तो फॉरेन मार्केट में भी इसका बड़ा प्रेजेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एसबीआई 36 देशों में अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो कि प्राइवेट बैंक्स के एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। उनके लिए भी एसबीआई बैंक एक बेस्ट ऑप्शन बन के सामने आता है, क्योंकि जहां प्राइवेट बैंक्स में 10 से 15,000 रुपए तक का मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको अपने अकाउंट एक्टिव रखने के लिए जरूरी है, वहीं एसबीआई में आपको सिर्फ 1,000 रुपए मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। कहीं जगह पर तो एसबीआई ने अपने स्पेशल एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी खोल रखी है, जिनकी मदद से ये किसानों को फसल बीमा से लेकर पशुपालन के लिए भी तरह तरह की स्कीम्स का लाभ देता है। तो जब किसी बैंक से कस्टमर्स को इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हो, और जहां प्राइवेट बैंक्स में महंगी सर्विस फीस, मेंटेनेंस फीस और कई तरह के चार्जेस लगते हो, ऐसे में जाहिर सी बात है कि एसबीआई पर लोगों का भरोसा तो बना ही रहेगा, फिर चाहे एसबीआई के एम्प्लॉइज का बिहेवियर कैसा भी हो। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि एसबीआई बैंक इतना ज्यादा प्रॉफिट बना कैसे रहा है, और कैसे इसने एशिया के सबसे अमीर और बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों, एसबीआई शुरू से ही प्रॉफिटेबल बैंक नहीं रहा था, क्योंकि इस बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स ने लोन चुकाना बंद कर दिया था। काफी इंतजार के बाद जब कस्टमर्स बैंक का लोन वापस नहीं करते थे, तो बैंक इन कस्टमर्स को और भी ज्यादा लोन देने लगा ताकि वो अपने पिछले लोन्स को रिपे कर सके। लेकिन सब कुछ इसका उल्टा होने लगा और एसबीआई और भी ज्यादा लॉस में चला गया, जिसके बाद आरबीआई ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और हर चीज को बारीकी से जांच करनी शुरू कर दी। कुछ बैंक्स को आरबीआई ने रिकैपिटलाइज कर दिया, तो कुछ बैंक्स को मर्ज कर दिया, और अकाउंटिंग प्रैक्टिस को भी सही किया। ये सब स्टेप्स लेने के बाद बाकी गवर्नमेंट बैंक्स की तरह एसबीआई दोबारा से प्रॉफिट जनरेट करने
लगा और इसी तरह से आज इसने इंडिया की मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। एसबीआई को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अपनी सर्विसेज को और भी ज्यादा स्मूथ और डेटा को सिक्योर बनाने के लिए एसबीआई ने कई एडवांस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट किया है, जैसे कि ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से ही एसबीआई ने हर ट्रांजैक्शन को सेफ एंड सिक्योर बनाया है और अपने कस्टमर सर्विसेज में भी सुधार लाया है। एसबीआई ने अपनी कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में भी काफी कामयाबी हासिल की है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है, एसबीआई बैंक में तो हमारी कोई कंप्लेंट तक नहीं सुनता। तो दोस्तों आप भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन जब चीजों को उनके एंगल से देखना शुरू किया तो फिर सब कुछ समझ में आया। और आप भी अगर उन एम्प्लॉइज की साइड से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनके इस रूड बिहेवियर के पीछे के असल रीजंस क्या हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इस बैंक के पास 2,50,000 से भी ज्यादा के एम्प्लॉइज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बैंक का सिस्टम सबसे ज्यादा ओवरलोडेड माना जाता है। इन्हें मैनेज करने के लिए बैंक के पास उतने एम्प्लॉइज ही नहीं है जितने इनके ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए। इसीलिए बहुत सारे कस्टमर्स की शिकायत होती है कि एसबीआई की सर्विसेज बहुत ही ज्यादा बेकार है। इसके पीछे की असल वजह ये है कि एसबीआई हर रोज 1700 से 1800 लोगों को हैंडल करता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब अगर एक आम इंसान को सिर्फ 500 लोगों को हैंडल करना पड़े तो फिर उस इंसान की मेंटल कंडीशन क्या होगी। और अगर उन एम्प्लॉइज के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन की बात होती तो वो कैसे भी करके इसे हैंडल कर लेते, लेकिन इसी सेम एक्सपीरियंस से उन्हें हर रोज गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों इस चीज का एहसास खुद एसबीआई को भी है, इसीलिए बैंक्स में आने वाले कस्टमर्स की संख्या को कम करने के लिए एसबीआई ने अपने मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था, जिसका नाम योनो रखा गया है। इस ऐप की वजह से अकाउंट होल्डर्स बिना ब्रांच विजिट किए अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक और चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसबीआई अपने कस्टमर्स को घर बैठे ही सर्टेन अमाउंट का होम लोन, केवाईसी और सेविंग अकाउंट ओपन करने जैसे कई सारी सुविधाएं भी देता है। इस तरह से इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो करने वाला बैंक एसबीआई ही है। और दोस्तों एसबीआई को इस लेवल तक ले जाने के लिए बड़े बड़े ऑफिशियल्स के साथ साथ हर उन एम्प्लॉइज की मेहनत है जो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं। वैसे दोस्तों एसबीआई का आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।